मध्यकालीन राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था का शायद अंतिम वीडियो होगा। आज हम सैनिक से व्यवस्था पढ़ेंगे और उसके बाद इससे पहले हमने प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़ ली, राजा वाले भी पढ़ लिए और मंत्री, राजा, अमात्य, विस्काधिराज, अक्षपटलिक वगैरह संधि विग्रह जितने भी थे वो सारणेश्वर परिस्थिति में वो भी पढ़ लिए और सामंतों की श्रेणियां भी पढ़ ली, जागीरों के प्रकार भी पढ़ लिए और उत्तराधिकारी शुल्क जो मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर कौन कौन देता था, कौन कौन नहीं देता था, किसके आपात स्वरूप क्या क्या था, वो सब हमने पढ़ लिया। आज हमारा लास्ट होने वाला है, ये छठा वीडियो होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे सेना के प्रमुख दो भाग थे, सेना के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो थे ये घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों की श्रेणियाँ, फिर घुड़सवारों के वेतन वगैरह, जो भत्ते कौन देता था, फिर तोपखाना में क्या क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे तोपखानों के अधिकारी को क्या किया जाता था और हमारे राजस्थान की सेना में यूरोपीय सैनिक कौन कौन से थे, किस किस को उन्होंने रखा था। ये देखो रैन मादे थे, समरू थे, किस किस ने रखा था। फिर कोटा के थे, फिर हस्ती सेना में क्या क्या था, फिर पाल के सिरोपाव क्या था, मुगलों और राजपूत नीति। अब मुगलों में मैंने अकबर के कुछ डिटेल बताई है, अगर आप बोलोगे तो जहांगीर, शाहजहाँ सबकी थोड़ी सी डिटेल जो मध्यकालीन प्रशासनिक राजस्थान से जो रिलेटेड है वो बता दूं, नहीं तो पूरा वीडियो आज एंड करना चाहती हूँ मैं इस टॉपिक को। तो मैं जल्दी जल्दी में पूरा कर लेती हूँ क्योंकि अभी आरएस का एग्जाम नज़दीक आ चुका है। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सेना के दो प्रमुख भाग थे, एक तो अहदी और एक जमीयत। अहदी राजा की सेना होती थी, दीवान या मीर बख्शी जो भी इसकी वेतन प्रशिक्षण का सारा कार्य कौन देखता था, दीवान या मीर बख्शी दीवान। और मैंने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था क्या क्या था, ये सब कौन थे। और जमीयत सामंतों की सेना थी। जमीयत किसकी सेना थी, सामंतों की सेना थी। और भर्ती तो राजा द्वारा होती थी लेकिन इस सेना का वेतन, प्रशिक्षण, देख रेख सब कौन करते थे, सामंत करते थे। और दाखिली इनके रख रखाव की सामंत, इसके रख रखाव भी सामंत ही करता था। ये राजा, इसको भी राजा ही नियुक्त करता था। लेकिन दाखिली है ना, ये गांवों के प्रशासन में होते थे सेना के प्रमुख अधिकारी। सेना के प्रकार कौन कौन से थे, एक तो प्यादे यानी कि पैदल सेना, एक सवार। प्यादे पैदल सेना में कौन कौन से थे, एक तो असपा सैनिक यानी स्थायी सैनिक होते थे। ये कौन होते थे, स्थायी सैनिक होते थे। ये स्थायी सैनिक होते थे, तीर, कमान, भाला, तलवार, कटार चलाने वाले थे और ये हथियार सब इनके ही होते हैं, राजा सरकार देती थी इनको। सहबंदी सैनिक कौन होते थे, ये अस्थायी सैनिक होते थे। ये बेरोजगार लोगों के बेरोजगार लोग थे ना, उनके लिए माल गुजारी वसूल करने के कार्य जयपुर में दादू पंथियों के जो नागा सैनिक थे ना, नागा साधु, उनको भर्ती किया था और कुछ समय के लिए किया था। ये अस्थायी होते थे, माल गुजारी के लिए या कोई टैक्स वसूल करना है, जो बेरोजगार लोग बैठे हैं। और अस्थायी होते थे, कभी भी इनको हटा दिया जाता था, चाहे कोई युद्ध वगैरह हो तो इनकी नियुक्ति होती थी। ये कौन होते थे, वो सहबंदी सैनिक होते थे। फिर सवार, इसमें घुड़सवार व सूत्र सवार ऊंट में शामिल थे। दो थे सवार, दो प्रकार के होते थे, घुड़सवार और सूत्र सवार। और घुड़सवारों के भी दो प्रकार थे, एक तो बारगीर और एक सिलेदार। बारगीर और सिलेदार कौन कौन थे, घुड़सवार और सूत्र सवार। घुड़सवार दो प्रकार के होते थे, ये देख सकते हो, बारगीर और सिलेदार। बारगीर, इनको सारा सामान सजावट राज्य की ओर से दिया जाता। जो बारगीर होते थे ना, इनको जो भी वेतन वगैरह, सामान वगैरह सब कौन देते थे, अस्त्र शस्त्र कौन देते थे, राज्य सरकार देते यानी सामंत देते थे। सिलेदार, इन्हें केवल युद्ध के समय ही भर्ती किया जाता है। इन्हें भी यही सिलेदार वही है जो सेना में जो जमीयत होते थे ना, दाखिली सैनिक भी होते थे या सेहबंदी सैनिक भी होते थे, उनकी तरह भी ये सिलेदारी होते थे। इनको भी युद्ध के समय ही भर्ती किया जाता था और ये अपना खर्च, अपने घोड़े, अस्त्र शस्त्र, साजो सामान सब व्यवस्था अपने खुद की, ये भी खुद ही करते थे। अपने खुद की जो भी अस्त्र शस्त्र खुद लेते थे और खुद को ही करनी पड़ती थी। और इनके वेतन बारगीर के से अधिक में होता था। इनका वेतन है ना, बारगीर जो स्थायी सैनिक थे इनसे अधिक होता था, क्योंकि कुछ समय के लिए ही है तो इनको युद्ध में अगर जान भी जा सकती है, इसलिए इनको अधिक वेतन मिलता था। यहाँ पढ़ेंगे घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों की संख्या। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, घुड़सवारों की प्रकार पढ़े थे। घुड़सवार के प्रकार थे, कौन कौन से थे, बारगीर और सिलेदार। बारगीर होते थे स्थायी, जो राज्य की सामंतों की ओर से होते थे। सिलेदार अस्थायी होते थे, जिनको युद्ध के समय किया जाता था। और पैदल सैनिक होते थे ना, प्यादे या पैदल, वो असपा, वो भी स्थायी सैनिक होते थे। सेहबंदी सैनिक होते थे, वो अस्थायी सैनिक होते थे। इनको समय समय पे अगर कोई कार्य हो तो ही नियुक्त किया जाता था, वो सेहबंदी सैनिक होते थे। इसी तरह अब घोड़ों की संख्या के आधार पर घुड़सवारों की श्रेणियों के आधार पर बांटेंगे। तो निम्न अस्पा, दो घुड़सवारों के पास एक घोड़ा होता था, उसे कहते थे निम्न अस्पा। एक अस्पा कौन सा, यक अस्पा यानी कि वह घुड़सवार जिसके पास एक घोड़ा होता था। दो तो घुड़सवार होते थे और एक घोड़ा होता था, है ना। और दो अस्पा, एक घुड़सवार होते थे और दो घोड़े होते थे। यहाँ दो घोड़े होते थे, एक घुड़सवार होता था। यहाँ एक घुड़सवार होता था, यहाँ दो घोड़े से होते थे, उसे दो अस्पा कहते थे। सिंह अस्पा, एक घुड़सवार के पास तीन घोड़े होते थे, उसे कहते थे सिंह अस्पा, है ना। अब है घुड़सवारों के वेतन।
घुड़सवारों के वेतन है ना, घोड़ों की नस्ल के आधार पर उनको वेतन दिए जाते थे। जिसकी घोड़े की नस्ल अच्छी होगी ना, उसको वेतन बहुत अच्छा मिलता था। तो कालडा घोड़सवार था ना, उसको 20 रुपये मासिक मिलते थे। ताजी सवार को, यानी कि अभी नया नया सीख रहा है तो उसे कहते हैं ताजी सवार, 16 रुपये मासिक यानी कि महीने का। रस्मी सवार रसाई रस्मी सवार यानी कि 14 रुपये, वो अभी भी सिखा रहा है रस्मी सवार। और फिर पंडीर सवार को 13 रुपये मासिक मिलते थे, है ना। जंगली सवार, इसमें सबसे कम वेतन 10 रुपये मिलता था, यानी कि जंगली घोड़े होते थे वो तो शायद ही काम में आया, इसलिए उसको 10 रुपये वेतन ही दिया जाता था। फिर है तोपखाना के क्या प्रकार थे। अब देखोगे तोपखाना के 2 प्रकार के होते थे, जिनसी और दस्ती। जिनसी भारी तोपें होती थी जिसको रामचंगी कहते थे। रामचंगी किसको कहते थे, भारी तोपों को कहते थे। यह 10-12 शेर तक गोला फेंक सकती थी, वो जो होती थी रामचंगी, और बैलों द्वारा इनको खींचते थे। फिर है दस्ती, हल्की तोपें जिनके नाम नारनाल। लोगों की पीठ पे वो जो ले जाने वाली हल्की तोपखाना होता था उसे नारनाल कहते थे। दस्ती यानी हल्की तोपें। फिर है सूत्रनाल, ऊँट की पीठ पर ले जाने वाली हल्की तोपों को क्या कहता था, सूत्रनाल। आप ऊँट को याद, पहले यहाँ मैंने कहीं सुना था घोड़ा था, लेकिन यहाँ ऊँट की पीठ पर ले जाने वाली हल्की तोपों को सूत्रनाल कहते थे। उसके बाद है गजनाल या हथनाल, हाथी की पीठ पे ले जाने वाली तोपों को गजनाल या हथनाल कहते थे। रह काला, तोप खाने को ले जाने वाले, इनका भी वर्णन मिलता है हमारे यहाँ पुस्तकालय में, कहीं भी शायद पुराने दस्तावेजों में मिलता है, जो बैलों द्वारा खींचा जाता था। रह कला, पानी निकालने वाली भी एक मशीन जो पुराने टाइम में होती थी। तोपखानों के अधिकारी को क्या कहते थे, बख्शी तोपखाना, दरोगा तोपखाना, मुशरिफ तोपखाना। ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह याद रखना। तोपचियों को गोलंदाज कहते थे, सैन्य विभाग को सिले खाना कहते थे। सैन्य विभाग को क्या कहते थे, सिले खाना, और तोपचियों को गोलंदाज। ये इंपॉर्टेंट है एक और। अपनी सेना में यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने फ्रेंच सेनानायक थे ना, द बॉय, और जर्मन सेनापति समरू की सेवाएं प्राप्त की थी। इन्होंने इनको नियुक्त किया था क्योंकि अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए। जाट राजा जवाहर सिंह थे ना, ने भी रेन मादे और समरू की सैनिक टुकड़ियों में अपनी फौज का अंग बनाया था। इनको भी अपनी सेना में, जाट राजा कौन थे, जवाहर सिंह, और जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने फ्रेंच और जर्मन, और जाट राजा जवाहर सिंह ने रेन और मादे और समरू सैनिक टुकड़ियों को अपनी फौज में अंग बनाया था, क्योंकि अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए और कुछ प्रशिक्षण देने के लिए। ये कोटा में फौजदार जालिम सिंह ने जॉन ब्रैक्सिस, टूडेरिनिक और प्लूटमैन और पॉलमैन यूरोपीय सेनापतियों की मदद से कोटा की सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो कोटा की फौजदार कौन थे, जालिम सिंह ने, और जयपुर के प्रताप सिंह ने फ्रेंच और जर्मन, और कोटा के फौजदार जालिम सिंह बता दिया। जाट राजा जवाहर सिंह ने रेन मादे और समरू की सैनिक टुकड़ियों को, इन्होंने यूरोपीय सैनिकों को भर्ती करके अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया था। तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आज मुझे भी पता चला, मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। हस्ती सेना का विभाग पील खाना कहते थे। क्या कहते थे उसको, पील खाना कहते थे। हस्ती सेना का विभाग पील खाना कहते थे। हाथी चलाने वाला महावत कहलाता था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, मुगलों का गजराज या गजमुख था, और प्रताप के हाथी का नाम लूना और राम प्रसाद था। राम प्रसाद का जब अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में इसको ले लिया तो इसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। पाल की सिरोपाव, राजा की तरफ से सामंत को विवाह और त्योहारों के मौके पर 472 और विवाह के अवसर पर 553 रुपये तोहफे के सम्मान के स्वरूप सामंत को दिए जाते थे, उसे कहते हैं पाल की सिरोपाव। और हाथी सिरोपाव भी मैंने नेक्स्ट में पढ़ा दिया आपको, वो भी राजा की तरफ से सामंतों को दिया जाने वाला वस्त्र, आभूषण और कुछ गहने वगैरह होते थे। तो अब मुगल राजपूत नीति के अंदर को जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट इसी मध्यकाल में, वो मैंने थोड़े से पढ़ डालूँ आपको। अकबर के और जहांगीर शाहजहाँ के अगर पढ़ने हो तो आप कमेंट जरूर कर लेना। अकबरकालीन जो राजस्थान था 157 परगनों में बटा हुआ था राजस्थान। अकबर ने प्रांतों को सूबों में और सूबों को सरकारों को जिलों में बांटा था। तो प्रांतों को जिलों में और सूबों को सरकारों में, यानी कि ऐसे आप मिला के देख सकते हो, प्रांतों को जिलों में, सूबों को सरकारों में। अकबर ने टीका प्रथा शुरू की, मनसब व्यवस्था शुरुआत की, और सुलह कुल की नीति अपनाई। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो भी रह गए, वो नेक्स्ट वीडियो में अगर जजिया करके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य रह से गए थे वो मैं बता दूं कि 712 मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में देवल में लगाया था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी लगाया था। लोधी वंश सिकंदर लोधी ने भी जजिया कर लगाया था। जजिया कर न देने वालों में गुलाम बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जम्मू कश्मीर में सिकंदर शाह ने लगाया, लेकिन उसके पुत्र जैनुल आबिदीन ने उसको हटा दिया था पूर्णता के। जैनुल आबिदीन है ना, ये इसको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। गुजरात में अम्बर शाह ने लगाया। शेर शाह ने नगर कर के नाम से इसको परिभाषित किया था। अकबर ने इसको 1564 में लगाया था। अकबर ने इसको पहले लगाया प्रथम बार 1564 में, समाप्त कर दिया वापस। 1575 में वापस लगाया और 1589 में वापस समाप्त कर दिया था। फिर 1600 में औरंगजेब ने लगवाया था, 1689 में। 712 में जहांदार शाह के मंत्री जो जुल्फिकार थे उन्होंने उसको
समाप्त किया। लेकिन लास्ट में फ़र्रुख शेर ने वापस लगाया 1717 में। लेकिन 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह के कहने पर इसे पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया था। किसको? जजिया कर को।